थॉमस एडिसन से आप क्या पूछना चाहोगे? क्या आप क्या करते हो? मैं एक आविष्कार को मैंने फोनोग्राम और बिजली के बल्ब का आविष्कार किया है। बिजली के बल्ब के आविष्कार से पहले अपने घरों में रोशनी करने के लिए लोग मोमबत्तियाँ, पेट्रोमैक्स या तेल के दिए का प्रयोग करते थे। इनका प्रयोग करना काफ़ी असुविधाजनक हो तथा ही इनसे प्रकाश भी बहुत कम मिलता था। आज के दिन आप घर के किसी भी कमरे में जाएं और महज एक स्विच दबा दें, बस हो गया प्रकाश। इससे आसान बदलाव और क्या हो सकता है? बिजली के बल्ब की इजाद आविष्कार थॉमस एडिसन लगभग 120 वर्ष पूर्व की थी। और 1 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद वह बिजली का एक ऐसा बल्ब बनाने में सफल हुए जो 12 घंटे तक भरपूर प्रकाश देता था, जो कि उन दिनों के लिए एक आश्चर्य से कम नहीं था। उनके इस आविष्कार को शीघ्र ही आम जनता ने अपना लिया। एडिसन ने बिजली का उत्पादन करने और उसे लोगों के घरों तक पहुंचाने का तरीका भी खोजा। यद्यपि एडिसन मुख्य रूप से बिजली बल्ब के लिए ही इसे प्रसिद्ध, लेकिन यह उनके अकेले आविष्कार नहीं था। लंबे कार्यकाल में उन्होंने 1000 से भी अधिक पेटेंटों के लिए आवेदन किया, जिसमें शामिल है बोलने वाली गुड़िया, एक शुरुआती ग्रामोफोन और चलचित्र कैमरा। आज एडिसन को विश्व के महानतम आविष्कारों में से एक भी जाना जाता है, इसी तरह याद किया जाता है। और दूसरा सवाल है, आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म ओहियो में हुआ था। थॉमस एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1789 में ओहियो के एक छोटे नगर मिलान में हुआ था। उनका मध्य नाम अल्वा था और उनके परिवार के लोग उसे एल कहकर पुकारते थे। उसका उसके माता पिता और पिता सैमुअल और मेरी की कुछ 7 बच्चे थे उनके, लेकिन उनमें से 3 की बहुत कम उम्र में ही हो गई थी। जब थॉमस का जन्म हुआ तो उसके भाई बहन किशोरावस्था के हो गए थे। थॉमस के पिता एक लकड़ी का व्यापार था उनके, लेकिन उनका यह व्यापार असफल हो गया और थॉमस ने उसका परिवार मिशिगन के पोर्ट हुरोन शहर के एक घर में जाकर बस गया। थॉमस 7 वर्ष का था। सैमुअल को वहाँ की सेना छावनी में एक बढ़ई का काम मिल गया और साथ ही उसे लाइट हाउस की देखभाल करनी भी होती थी। इन्हीं दिनों से थॉमस को स्कारलेट फीवर नाम की बीमारी हो गई थी, जिससे उसकी सुनने की शक्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचा। जैसे उसकी उम्र बढ़ी, यह नुकसान बढ़ता ही गया। तीसरा सवाल है, क्या स्कूल में आपका प्रदर्शन अच्छा रहा? मैं केवल 3 महीने ही स्कूल गया, उसके बाद मेरी माँ ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया। पोर्ट ह्यूरोन पहुंचने के कुछ समय बाद ही थॉमस को एक स्थानीय स्कूल में भेजा गया। वह कुछ महीने ही वहाँ रुक पाया। थॉमस एक बहुत ही जिज्ञासु और चतुर बालक था, लेकिन श्रवण शक्ति के ह्रास और उसके प्रश्न पूछने के लय के कारण उसके लिए परेशानी खड़ी हो गई। उसके पाठ्यक्रम बिल्कुल रुचिकर नहीं लगता और कक्षा में स्थान सबसे नीचे आता था। एक दिन उसने अपने अध्यापक को यह कहने सुने थॉमस में तो कुछ गड़बड़ी है। गुस्से में आग बबूला होकर वह स्कूल छोड़कर ऐसा भागा कि कभी भी वापस नहीं आया। थॉमस की माँ नैन्सी एक शिक्षित अध्यापिका थी और अपने बेटे को घर पर ही शिक्षित करने का निश्चय किया। थॉमस को पुस्तकें पढ़ना विशेष रूप से पसंद था। जब वह 9 वर्ष का था, उसने कुछ सरल वैज्ञानिक प्रयोगों के बारे में एक पुस्तक पढ़ी। उसने घर के तह खानों में एक प्रयोगशाला बनाई और स्वयं विज्ञान के प्रयोग करने लगा। आपका पहला व्यवसाय क्या था? मैं रेलगाड़ियों में अखबार बेचने का काम करता था। 1742 में जब थॉमस 22 वर्ष का था, तो उसके नज़र को से रेलगाड़ी चलना प्रारंभ हुआ था। ग्रैंड ट्रैक ग्रैंड ट्रंक रेलरोड कंपनी ने पोर्ट ह्यूरोन से डेट्रॉयट एक नई रेल सेवा प्रारंभ की। यानी थॉमस ने स्कूल के दिनों को पीछे छोड़कर अपने लिए एक रोजगार ढूंढ लिया। वह इन रेलगाड़ियों पर अखबार बेचने का काम शुरू करने लगा। जल्द ही उसने मिठाइयों और जलपान की अन्य वस्तुएं बेचकर अतिरिक्त पैसा कमाना शुरू कर दिया। सुबह तड़के ही थॉमस की दिनचर्या प्रारंभ हो जाती थी। वह डेट्रॉयट जाने वाली पहली ट्रेन पकड़ता और रास्ते में 9:30 बजे तक लौट कर पोर्ट ह्यूरोन आ जाता। डेट्रॉयट में वह अपना समय लाइब्रेरी की पुस्तकों पढ़कर बिताता। बाद में उसने कहा था कि उसके जीवन का सबसे सुखी समय था। अपनी कमाई के पैसों का उपयोग वह विज्ञान की पुस्तकें खरीदने और रेल के डिब्बे में अपनी प्रयोगशाला स्थापित करने में करता था, ताकि विज्ञान में अपनी रुचि को लेकर और विकसित कर सके। उसके बाद आपने क्या किया? मैंने एक टेलीग्राफ ऑपरेटर का काम किया। एक अन्य अमेरिकन सैमुअल मोर्स ने विद्युत टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। मोर्स कोड में बिंदुओं और रेखाओं की एक श्रृंखला का प्रयोग संदेश भेजने के लिए जाता है। एक तार के माध्यम से बिजली से छोटे बड़ी कंपनियों को भेजा जाता है और दूसरे के पर बीप बीप की आवाज़ों के रूप में सुनाई देता है। इधर डेटा ऑपरेटर इस मोर्स कोड को समझकर उसका वापस शब्दों में अनुवाद कर देता था। इतिहास में पहली बार अब लंबी संदेश को तुरंत और आसानी से भेजा जा सकता था। यानी कई एक दूसरी जगह घूमता रहता और फिर जो भी उसे सबसे पहले अधिक पैसे देने को तैयार होता वह उसका काम करता। थॉमस को रात्रि की पाली में काम करना अधिक पसंद था। केवल दिन में वह अपना अधिक पसंद है कि दिन में वह अपना विज्ञान का काम जारी रख सके, लेकिन अक्सर उसके प्रयोग उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देते।
एक बार तो उसके घर एक टेलीग्राफ ऑफिस में विस्फोट ही हो गया। वह कभी किसी काम पर अधिक दिन तक टिक नहीं सका। अब एक आविष्कारी कैसे बने? मैंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक माइकल फैराडे की लिखी एक पुस्तक पढ़ी। थॉमस बोस्टन चला गया। कुछ दिनों अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों और अवसरों में से करते थे। वेस्टर्न यूनियन टेलीग्राफ कंपनी में काम के लिए उसने एक पैसा कमाया था। उसने एक पुस्तक खरीदी जिसका शीर्षक था विद्युत संबंधी प्रयोगों एवं शोध। इस पुस्तक के लेखक थे अंग्रेज वैज्ञानिक माइकल फैराडे। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद थॉमस की एक तीव्र आविष्कारक बनने की इच्छा और तीव्र हो गई। कुछ माह बाद थॉमस ने अपनी नौकरी छोड़ दी। वह अपने वैज्ञानिक प्रयोगों पर अधिक समय बिताना चाहता था। उसने आविष्कार के लिए पेटेंट मिल गया था। यह आविष्कार था बिजली से चलने वाली मतगणना मशीन। लेकिन अपने इस आविष्कार के लिए कोई खरीदार नहीं मिला, परंतु अपने अगले आविष्कार को लेकर वह अधिक भाग्यशाली सिद्ध हुआ। इस मशीन का नाम था स्टॉक टिकर, जो कि एक टेलीग्राफ पर आधारित था। इसका उपयोग शेयर बाजार में शेयरों के दाम को एक से दूसरे कार्य के लिए भेजा जाता था। स्टॉक टिकर के बाद थॉमस ने आई की फैक्ट्री का काम शुरू किया। मेरी लड़की मेरी स्वीट लेवल को विवाह कर गया। आपने अपना कार्य कहाँ किया? मैंने अपने आविष्कारों पर कार्य करने के लिए मैंने पार्क न्यू जर्सी में एक फैक्ट्री की स्थापना की। 5 वर्ष बाद थॉमस ने फिर अपनी कार्यशैली बदली। उसने मैनुलो पार्क नाम के गांव में एक जमीन खरीदी और वहाँ एक नई और बहुत विशाल कार्यशाला प्रयोग की स्थापना की। उसने इसका नाम रखा इन्वेंशन फैक्ट्री, यानी कि आविष्कारों का कारखाना। वह चाहता था कि एक ऐसी जगह बने जो आविष्कारों पर कार्य करने के लिए सर्वदा उपयुक्त हो। अपने आविष्कारों के संबंधित विचारों को मूर्त स्वरूप अनेक वैज्ञानिकों, इंजीनियरों व अन्य कर्मचारियों को भर्ती किया। उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। कभी कभी तो वह कई दिनों तक सोता भी नहीं था और वह अपने कर्मचारियों से भी ऐसे ही कठिन परिश्रम की अपेक्षा रखता था। एक बार तो उसने अपनी फैक्ट्री बंद कर दिया था और तब तक बंद रखा जब तक पूरा काम नहीं हुआ। थॉमस ने मन में अपने सबसे प्रसिद्ध आविष्कारी परिकल्पना में जन्म लिया और उसने फोनोग्राफ नाम की एक मशीन का निर्माण किया जो इंसान की आवाज़ रिकॉर्ड कर सके। वाह क्या बात! अब इसका प्रचलित नाम रिकॉर्ड प्लेयर है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था जिसमें सबसे पहली रिकॉर्डिंग जो की गई थी वह छोटे बच्चे में अत्यंत लोकप्रिय कविता मेरी हेड ए लिटिल लैम्प की। आपका सबसे महान आविष्कार कौन था? फोनोग्राफ के बाद मैंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। अधिकांश घरों में प्रकाश करने का साधन या तो तेल का दिया या फिर गैस की लालटेन। बिजली से प्रकाश देने वाला एकमात्र साधन था आर्क लाइट, लेकिन यह बहुत बड़ी होती थी और इनकी रोशनी आंखों में चुभने वाली भी होती थी। इसके अलावा तो इनके हानिकारक धुआं भी निकलता था। थॉमस एक ऐसे प्रकाश स्रोत का आविष्कार करना चाहता था जो सस्ता, इस्तेमाल करने में आसान, स्वास्थ्य की दृष्टि से पूर्णतः सुरक्षित हो। उसने इसका नाम रखा ग्लो बल्ब, यानी कि रोशनी देने वाला बल्ब। थॉमस ने घोषणा कर दी कि वह 6 सप्ताह में इस बल्ब का आविष्कार कर लेगा। उसकी परिकल्पना के अनुसार उसे कांच के एक नन्हे गोलाकार बल्ब में एक फिलामेंट बिजली बल्ब के अंदर चमकने वाला तार लगाना था। जब इसमें बिजली का प्रवाह होगा तो बिजली से यह फिलामेंट चमकने लगेगा। लेकिन यह प्रश्न था कि इसमें फिलामेंट को पहले किस पदार्थ का इस्तेमाल करें। उसने अनेक पदार्थों का उपयोग करके देखा, तो सौदा, नारियल का रेशा, मछली पकड़ने का तार इत्यादि। आखिरकार कपास के धागे से बना फिलामेंट इस्तेमाल किया गया जो 23 घंटे तक प्रकाश देता था। यह एक नए साल की पूर्व संध्या पर मेनुलो पार्क में इन नए बल्बों की लड़ियों में प्रकाशित किया गया। क्या इससे आपके जीवन को बदलाव आया? हाँ, इसके बाद मैं बहुत प्रसिद्ध और धनवान हो गया। तो मैं चाहता था कि उसके बल्ब का इस्तेमाल सभी घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रियों में हो, लेकिन इसमें एक अड़चन थी कि उसके लिए आवश्यकता बिजली बनाने और उसे घर घर पहुँचाने की कोई व्यवस्था मौजूद हो। तो थॉमस ने इसका आविष्कार किया। दिसंबर न्यूयॉर्क पर स्ट्रीट बिजली घर में काम करना शुरू कर दिया। यह विश्व का पहला बिजली घर था। बिजली का यह व्यापार अत्यंत सफल रहा। थॉमस ने अमेरिका और यूरोप के अपनी अनेकों बिजली कंपनियों में स्थापित कर ली, जिससे वह अत्यंत धनी हो गया। लेकिन उनसे इस धन की ठीक देख रेख करने की प्रतिभा नहीं थी। उनका धन फिजूल ही उधर उधर खर्च होता रहता। फोनोग्राफ और बिजली के बल्ब के कारण थॉमस का सारी दुनिया में नाम हो गया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक, राजनेताओं और व्यापारियों से उनकी मित्रता हो गई। अमेरिका में तो लोग उसे जादूगर बुलाने लगे थे और उसे एक महान नायक समझा जाता था। लेकिन एक त्रासदी हुई और उसकी पत्नी मेरी का टाइफाइड की बीमारी से देहांत हो गया। क्या आपने कुछ अन्य आविष्कार भी किए? मैंने अनेक आविष्कार किए, जिसमें एक सिने कैमरा भी शामिल है। मेरे देहांत के 2 वर्ष बाद थॉमस ने फिर से विवाह किया और उसकी नई पत्नी का नाम था मीना मिलर। उनसे कोशिश की कि थॉमस बहुत लंबा समय अपने काम में न बिताकर अपने परिवार के साथ अधिक समय व्यतीत किया, लेकिन उसने इस प्रयत्न में वह सफल नहीं हुआ। थॉमस ने वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी में एक नई फैक्ट्री की स्थापना की। यह मेनेलो
पास की शक्ति से दोगुना बड़ी थी। इसके बाद सैकड़ों नए आविष्कारों की जैसे झड़ी सी लग गई, जिसमें शामिल थी एक बोलने वाली गुड़िया जिसके अंदर एक सूक्ष्म फोनोग्राफ लगा था जो बच्चों की कवियों मैसेज सुनाता था। थॉमस ने काइनेटोग्राफ और काइनेटोस्कोप नामक दो मशीनों का आविष्कार भी कर लिया था। काइनेटोग्राफ एक प्रकार की शुरुआती सिने कैमरा था और काइनेटोस्कोप का प्रयोग इन फिल्मों को देखने के लिए किया जाता था। लेकिन थॉमस ने के सभी आविष्कार सफल नहीं हुए। एक खदान प्रोजेक्ट में उसका बहुत पैसा नष्ट हो गया। इसके अलावा सीमेंट के 10 सस्ते घर, उसमें फर्नीचर भी सीमेंट का हो, बनाने में उसकी परिकल्पना भी बहुत कुछ सफल नहीं हुई। लेकिन थॉमस ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी पत्नी कहती थी कि वह सदा कुछ न कुछ नया आविष्कार ईजाद करने ही रहता है, यहाँ तक अपने सपनों में भी। आप अपने कार्य से निवृत्त हुए, वास्तव में कभी अपने काम नहीं छोड़ा, सदा अथक परिश्रम करता ही रहा। थॉमस ने सारे जीवन प्रतिदिन लंबे घंटों तक कार्य किया। उसका मानना था कि प्रत्येक सफलता के पीछे अंतर प्रेरणा केवल 1% होती है। कड़ी मेहनत 11%। अक्सर वह रात भर काम करता था और फिर दिन में सोता था, और कभी कभी तो वह अपने शयनकक्ष में न जाकर अपनी काम करने वाली मेज पर ही सो जाता था। अपनी प्रयोगशाला में घंटों घंटों काम करने के बावजूद थॉमस को स्वास्थ्य हमेशा बहुत अच्छा रहता था। लेकिन बिजली के बल्ब की 40 की ज्योति के एक समारोह में भाग लेने के बाद उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। थॉमस एडिसन के देहांत हो गया जब उसकी मोटी आयु 68 वर्ष की थी। मृत्यु के 3 दिन बाद उसकी वेस्ट ऑरेंज सुरक्षा नीचे एक पहाड़ी के पास उसे दफनाया गया। उस दिन सायंकाल पूरे अमेरिका में लोगों ने 1 मिनट के लिए अपने घरों में बत्तियां बंद कर के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। आज हम थॉमस एडिसन सर को इसी प्रकार याद करते हैं। अपने जीवन थॉमस एडिसन को पैटर्न अर्जित किए, जो आज किसी अवसर के लिए एक विश्व कीर्तिमान। इस कागज का मस्तिष्क सदा नए अवसरों के विचारों से लबालब रहता था। फोटोग्राफ, सिने कैमरा और प्रत्यक्ष कृत्रिम और वेब पेपर इत्यादि के उसके मुख्य आविष्कार में शामिल है। थॉमस एडिसन को सर्वाधिक याद किया जाता है बिजली के बल्ब के आविष्कार के लिए, बिजली उत्पादन के लिए किए गए उसके कार्य के लिए। ये दोनों ही आज जीवन में इतने महत्वपूर्ण है कि इसके बिना आधुनिक जीवन की परिकल्पना करना भी मुश्किल है। फोर्ट ह्यूरॉन में एक मुश्किलों भरे बचपन से शुरुआत करके थॉमस अल्वा एडिसन विश्व के महानतम आविष्कारों की सूची में शामिल हो गए। उसकी स्कूली शिक्षा के बराबर होने के बावजूद उसने अपने कठिन परिश्रम से बल पर यश और धन अर्जित किया और विश्व में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में सफल हुआ। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो